जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग कवर करेंगे लास्ट 1 वीक का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज की सेशन की शुरुआत हम लोग एक मोटिवेशनल कोट से शुरू करेंगे। इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूर्य की तरह जलना भी पड़ेगा। ये है हमारे महान प्रेसिडेंट जिनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, उनका ये कथन है। ये जो एपीजे अब्दुल कलाम हैं ये 2002 से 2007 तक इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं। ये इंडिया के 11वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। इनके फेमस बुक, मैं मस्ट रिकमेंडेड बुक है, मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि इस बुक को जरूर पढ़ें, अग्नि की उड़ान, जिसको विंग्स ऑफ फायर इंग्लिश में कहते हैं। और दूसरी बहुत ही अच्छी बुक है इनकी इग्नाइटेड माइंड, जिसको हिंदी में तेजस्वी मन कहते हैं। तो ये दोनों बुक इनकी बहुत ही फेमस है। मैं सबको कहूँगा एटलीस्ट विंग्स ऑफ फायर आप लोग जरूर पढ़ें, बहुत ही अच्छी बुक है। इनके लाइफ बहुत ही इंस्पायरेबल है, ठीक है, तो आप लोग पढ़ें इसको। चलिए, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2024? तो वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम क्या है? तो इस बार का थीम है आपका माई हेल्थ माई राइट। क्या है? माई हेल्थ माई राइट, ये है इस बार का थीम है। हेल्थ डे कब मनाया जाता है? हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्या हुआ था? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसी दिन, इसीलिए 7 अप्रैल को हेल्थ डे के रूप में, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में हम लोग मनाते हैं, ताकि जो है वह हेल्थ से रिलेटेड लोगों में अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे? WHO का हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा। कहाँ पे? जिनेवा, नोट डाउन करते जाइएगा। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है जिनेवा। और स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पे है? बर्न। कहाँ पे? बर्न है स्विट्जरलैंड की राजधानी। यूरोप में कंट्री है ये स्विट्जरलैंड। और इसका जो अभी जो है वह करेंट जो है वह हेड कौन है? इनके करेंट जो हेड है वो टेड्रोस, थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। टेड्रोस अदनानम ADHANM, अदनानम गेब्रेयसस, ठीक है, थोड़ा सा नाम टेढ़ा है आपको, लेकिन याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी न्यूज में रहते हैं, इनको इस शॉर्ट में TAG कह सकते हैं। कौन है चेयरमैन? TAG, टैग, ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन जो है अभी जो ओलंपिक 33rd ओलंपिक, समर ओलंपिक जो अभी होने वाला है पेरिस में, उसमें इंडिया के तरफ से पहली जूरी मेंबर बनी है, ठीक है, पहली जूरी मेंबर जो है वह बनने वाला इंडियन कौन हो चुका है ओलंपिक में? तो उनका नाम है दोस्तों बिल्किस मीर। क्या नाम है? बिल्किस मीर है ये। और ये जो है वह वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, एथलीट्स हैं ये। और कहाँ से बिलोंग करते हैं ये बिलोंग करती हैं जम्मू एंड कश्मीर से, ये बिलोंग करती हैं। अब देखिए, पेरिस ओलंपिक इस बार कब होना है? 2024 का जो ओलंपिक होने वाला है, पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाला है। इसके बाद जो है वह 2028 का ओलंपिक कहाँ पे होने जा रहा है? ये आपका होने जा रहा है USA, लॉस एंजल्स USA में ये होने जा रहा है। फिर जो है 2032 का ओलंपिक कहाँ पे होने जा रहा है? ये होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। तो ये तीनों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ में रहेगा, तो ये जो भी ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यही है बिल्किस मीर जिनकी मैं बात कर रहा था, यही जो है पहली जूरी इंडिया की तरफ से बनी है ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड एक्वेटिक सेंटर जो है अभी कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है? तो ये जो है वह इनोग्रेशन इसका किया गया है रामेश्वरम, तमिलनाडु में। रामेश्वरम जगह है, वहाँ पे तमिलनाडु में इसका सेंटर का इनोग्रेशन किया गया है। तो ये इनोग्रेशन का फ़ायदा क्या होगा? सेंटर बनाने का फ़ायदा क्या होगा? तो ये जो है वह इंडियन कोस्ट गार्ड एक्वेटिक सेंटर, ये हेल्प करेगा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसा हो रहा है उसको प्रमोट करने के लिए, और जो ऑपरेशनल असेसमेंट जो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा जो भी ऑपरेशन कराए जाते हैं, किए जाते हैं, उसमें और उसकी इफ़िशिएंसी बढ़ाने के लिए इस सेंटर का उपयोग किया जाएगा।
अब बात है ये इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो इंडियन कोस्ट गार्ड कब बना था? ये बना था 1977 में। कब बना था? 1977 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। 1977 में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। ये पहले जो है वह नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। पहले जो है वह नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर की बात करें कौन बने थे, तो वो थे मोरारजी देसाई। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ये अभी न्यूज़ में था। तो ये किसके, कौन से 2 एजेंसी है उसका ये ज्वाइंट मिशन है। ये है हमारा इसरो और जाक्सा, ये 2 स्पेस एजेंसी है। इन दोनों का मिलकर जो है ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। जाक्सा जो है वह कौन से कंट्री का स्पेस एजेंसी है? ये है जापान। क्या ये? जापान का। अब देखिए इस मिशन का एम क्या है। तो इस मिशन का जो एम है ये है मून का जो साउथ पोल रीजन है उसको एक्सप्लोर करना। वहाँ पे पानी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप न्यूज़ में सुनते होंगे। तो इस पार्ट का जो साउथ पोल को जो है वह एक्सप्लोर करने का इस मिशन का एम है। और इस मिशन में देखिए क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। जाक्सा जो स्पेस एजेंसी है आपका जापान का, ये प्रोवाइड करेगा व्हीकल, लॉन्च व्हीकल और रोवर प्रोवाइड करेगा। जबकि इसरो जो है हमारा, जो भारत का जो स्पेस एजेंसी है वह लैंडर प्रोवाइड करेगा। तो ये दोनों मिलकर जो है वह बेसिकली साउथ पोल जो मून का है उसको एक्सप्लोर करेंगे। अभी दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वेयर वाज द फर्स्ट एवर ट्राइलेटरल सर्विस प्लानिंग कॉन्फ्रेंस, जिसको परिवर्तन चिंतन कहा गया है, तो कहाँ पे हुआ है? तो अभी जो है वह ट्राइलेटरल सर्विसेज, मतलब तीनों सर्विस का, जैसे आपका नेवी हो गया, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, तीनों सर्विस का मिलकर जो है एक कॉन्फ्रेंस किया गया है। तो वो अभी, जिसको परिवर्तन चिंतन कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा है, तो वो अभी हुआ है दिल्ली में। कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में। जरा देखते हैं भाई ये है क्या आखिर ये जो कॉन्फ्रेंस है। तो ये जो है वह ट्राई सर्विस, तीनों सर्विस जैसा उन्होंने बताया, आर्म फोर्सेज प्लानिंग कॉन्फ्रेंस जो है वह न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये ऑर्गेनाइज कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ से है राजनाथ सिंह? लखनऊ। और इसमें जो है वह तीनों सेना के चीफ, जैसे आर्मी चीफ, नेवी, एयरफोर्स, सारे लोग जो हैं वह पार्टिसिपेट किए हैं। और इनका एम क्या है? इनका एम है यूनिफाइड इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, मतलब एक यूनिफाइड ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिससे जो है वह कोऑर्डिनेशन तीनों फोर्सों में ईजी हो सके। और ये जो मीटिंग हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वो उसको चेयर कौन कर रहे हैं? तो उसको चेयर कर रहे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो अभी CDS कौन है? ये हैं अनिल चौहान। तो यही जो है वह इसको चेयर कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस को। फर्स्ट CDS कौन थे? बिपिन रावत। इंडिया के फर्स्ट, अगर आपसे पूछे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो हैं बिपिन रावत, जिनकी जो है वह देहांत हो गई थी एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ था उसमें। पीटर पेलेग्रिनी अभी जो है वह नया प्रेसिडेंट बने हैं कौन से कंट्री के? ये है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया आपका जो है वह एक जगह है यूरोप में, तो जगह नहीं, एक कंट्री है बेसिकली। तो वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं, क्या नाम है इनका? पीटर पेलेग्रिनी। देखिए यही है पीटर पेलेग्रिनी, काफ़ी फुल मेजोरिटी से वहाँ पे अभी सरकार बना रहे हैं। तो यही है। सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी न्यूज़ में था, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका चंडीगढ़ में। कहाँ पे? चंडीगढ़ जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सुखना लेक भी है वहाँ पे, उसी के बगल में सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वहाँ पे फ्लोरा और फौना का काफ़ी लॉस हो रहा है, इसके कारण ये न्यूज़ में था। विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ फेडरल इमरजेंसी इन औरंगबर्ग रीजन ड्यू टू द उरल रिवर फ्लडिंग ओरस्क? तो अभी जो है वह कौन सा कंट्री में अभी फेडरल इमरजेंसी घोषित कर दिया गया? क्यों घोषित कर दिया गया? क्योंकि उरल रिवर जो है उसमें फ्लड आ गया था। तो ये जो है वह कंट्री है रसिया के द्वारा जो है वह उरल रिवर, उरल माउंटेन भी है रसिया में, और उसके साथ ही रिवर भी है, तो वहाँ पे बाढ़ आ गया था। इसके कारण जो है वह
वहाँ पे इमरजेंसी घोषित कर दिया गया ताकि जो है लोगों को स्थानांतरण किया जा सके उस रीजन से सेफ रीजन में, और वहाँ पे रिहेबिलिटेशन वर्क अच्छे से किया जा सके। थोड़ा उरल रिवर के बारे में जानते हैं। उरल रिवर जो है वह आपका इसकी 2428 किलोमीटर लेंथ है और ये रसिया और कजाकिस्तान में बहती है। तो एक तरह से यूरोप और एशिया के बीच में एक तरह से बाउंड्री भी ये बनाती है, और ये जो है वह कैस्पियन सी जो है उसमें मिल जाती है जाकर, डेल्टा भी बनाती है मिलने से पहले। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ये कि आखिर जो है वह मैप में जरा समझते हैं कि ये कहाँ पे है। ये देखिए, ये हो गया आपका रसिया, ये हो गया कजाकिस्तान, इधर से उरल माउंटेन हो गया, और ये जो है इधर से बहते हुए यहाँ पे कैस्पियन सी है, इसमें मिल जाती है। अब देखिए कैस्पियन सी की बात आई है, तो कैस्पियन सी से बॉर्डर कौन कौन सा रिवर कौन कौन सी कंट्री का लगता है, तो इसका मैंने एक ट्रिक्स बताया था आपको, तारीख। सिंपल तारीख जो है वह ट्रिक याद रखिए। अगर क्वेश्चन आए कि कैस्पियन सी से कौन कौन से कंट्री का बॉर्डर टच करता है, तारीख से क्या हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, अजरबैजान, रसिया, ईरान और कजाकिस्तान। ये जो है वह 5 कंट्री का बॉर्डर, याद रखिएगा 5 कंट्री का बॉर्डर जो है कैस्पियन सी से टच करता है। कभी नहीं भूलिएगा, तारीख आपको याद रखेगा, कभी भी नहीं भूलिएगा, सोए में भी आपको याद आ जाएगा, याद रखिए। इसलिए मैं ट्रिक्स बताते रहता हूँ और कोलेट करते रहता हूँ। जब आप कोलेट करते रहेंगे, ट्रिक्स को थोड़ा सा याद रखेंगे, तो चीज़ें कभी नहीं भूलेंगे, स्लिप नहीं होगी माइंड से। अभी जो है योगा महोत्सव कौन से प्लेस पे ऑर्गेनाइज किया गया है, ये है पुणे महाराष्ट्र में योगा महोत्सव मनाया जा रहा है। वहाँ पे योगा डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को। यूनेस्को के द्वारा जो है वो योगा डे की घोषणा की गई थी 21 जून। कौन कौन सा ऑर्गेनाइजर है इसमें, तो 2 ऑर्गेनाइजेशन है जो मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक है मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, और दूसरा जो है वह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी। ये दोनों मिलकर जो है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कहाँ पे, वाडिया कॉलेज स्पोर्ट्स ग्राउंड पुणे में। काफ़ी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से तो पार्टिसिपेट है ही, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। TSAT-1A ये किस टाइप का सैटेलाइट है, ये जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। किस टाइप का सैटेलाइट है ये, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि ये किस टाइप का सैटेलाइट है ये। तो ये है, इसका फुल फॉर्म हम देखें तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ये जो है वह लॉन्च किया गया। इसका नाम शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं TSAT-1A। ये ऑप्टिकल सबमीटर रिजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। और ये क्या प्रोवाइड करेगी, ये जो है वह मिलिट्री कैपेबिलिटी को, मिलिट्री ग्रेड इमेजिनरी कैपेबिलिटी को एनहेंस करेगा, बढ़ाएगा। तो कहने की हमारा मिलिट्री जो सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग करने में ये मदद करेगा ये सैटेलाइट। अभी जो है वह कौन से कंट्री नया गोल्ड बैक्ड करेंसी जिसका नाम है जिग, नया करेंसी जो लॉन्च किया है जिग जिसका नाम है, वो कौन से कंट्री के द्वारा भी नया करेंसी लॉन्च किया गया है, तो ये है जिम्बाब्वे। कौन सी कंट्री है, जिम्बाब्वे जो है वह अफ्रीका में एक कंट्री है, उसके द्वारा गोल्ड बैक करेंसी जिसका नाम जिग है उसको लॉन्च किया गया है। थोड़ा इसको समझते हैं। मैप में जिम्बाब्वे है कहाँ, जिम्बाब्वे से अक्सर क्रिकेट मैच होता है इंडिया का, तो जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ पे, हरारे। कहाँ पे, हरारे। ये देखिए मैप है, अफ्रीका में एक कंट्री है। यहाँ से जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेक करीबा है, यहाँ पे यहीं पे बॉर्डर पे नामीबिया और जाम्बिया के बॉर्डर पे जो है वह लेक करीबा, ये आपको याद रखिएगा। यहाँ पे जो है वह मुनियाती रिवर बहती है, याद रखिएगा मुनियाती रिवर यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इधर जो है वह लिम्पोपो रिवर, यहाँ पे नीचे साउथ अफ्रीका है, इधर बोत्सवाना है, इधर बीच में जो कंट्री क्या है, जिम्बाब्वे। Which organization recommended imposing an anti-dumping duty on sodium cyanide? तो अभी जो है वह कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज किया है कौन से प्रोडक्ट पे, सोडियम साइनाइड पे। तो ये जो है वह करने वाला है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी DGTR। एंटी डंपिंग ड्यूटी होता क्या है, एंटी डंपिंग ड्यूटी उस पर लगाया जाता है जिस प्रोडक्ट को
अपने इंपोर्ट न करना चाहते हो कोई भी कंट्री, उसका प्राइस बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए मान लीजिए हम लोग कार सपोज इंपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ से, चाइना से सपोज इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो है वह इंडिया क्या करेगी, इस पर जो है वह टैक्स बढ़ा देगी कार पे, कि कह देगी 100 कार जो है वह 100 कार इंपोर्ट करने के लिए अगर आप इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं तो इस पर 10% जो है वह और ज़्यादा टैक्स बढ़ा देगी। तो इसका प्राइस जो है इंडियन मार्केट में ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से ये सेल नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है वह इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाता है। इस तरह से सोडियम साइनाइड को जो है वह इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया गया है। ये देखिए कहाँ से हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे। ये एक्चुअली 5 ईयर के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया है सोडियम साइनाइड पे। और इंपोर्ट हम लोग कहाँ से कर रहे थे, चाइना, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज से, जापान और कोरिया से। तो ये सारे कंट्रीज जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे सोडियम साइनाइड, अब 5 सालों के लिए इस पर एक तरह से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया गया है। और क्यों लगाया गया था, क्योंकि जो है वह हमारा प्रोडक्शन इंडियन जो है वह फाइनेंशियल लॉस हो रहा था। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री का जो फाइनेंशियल लॉस को कम करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। कौन सी कंट्री है जो अभी पीस क्लॉज किसके लिए, राइस के लिए WTO में लॉन्च इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये जो है वह इन्वोक किया है पीस क्लॉज इंडिया ने जो है वह पीस क्लॉज का यूज किया है राइस के लिए, राइस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो है वह पीस क्लॉज का किसने किया है, वह इंडिया है। WTO के पीस क्लॉज हम लोग समझते हैं, पहले पीस क्लॉज आखिर है क्या। तो देखिए पूरा न्यूज क्या है। तो इंडिया जो है वह WTO का पीस क्लॉज 5वीं बार जो है वह ब्रीच किया है राइस सब्सिडी लिमिट्स के लिए। एक्चुअली क्या है कि WTO का जो WTO क्यों यूज किया था, ट्रेड रेगुलेट करता है, वर्ल्ड का ट्रेड रेगुलेट करता है वो। तो उसमें एक क्लाउज है कि आप जो हैं वह ग्लोबल ट्रेड में 10% से ज़्यादा प्रोडक्शन वैल्यू जो है उससे ज़्यादा आप सब्सिडी नहीं दे सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को। लेकिन जो है इंडिया जो है इसको 5वीं बार इसको जो है वह ब्रीच किया है, राइस में वो सब्सिडी दे रहा है। एक्चुअली पीस क्लॉज जब ये निगोशिएशन एक्चुअली अभी चल ही रहा है, तो 2013 में इंडिया ने एक अमेंडमेंट प्रस्ताव किया जो कि पीस क्लॉज के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर क्या है कि वो 10% से ज़्यादा सब्सिडी दे सकता है तब तक जब तक जो है वह कोई नया फार्मूला नहीं लॉन्च किया जा सके। क्योंकि होता क्या है कि डेवलप कंट्री के लिए तो ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडिया जैसे कंट्री जहाँ पे किसान गरीब हैं उनको सब्सिडी चाहिए, अगर सब्सिडी नहीं दिया जाएगा तो वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, वो किसान कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो है इस क्लॉज को इंडिया ने प्रपोज किया था 2013 में। और इस बार भी जो है वह इसका यूज किया है इंडिया ने, कि राइस को सब्सिडी को लिमिट जो है उसको बढ़ाया है, 10% से वो ज़्यादा है। जैसे जो भी सब्सिडी हम लोग कहते हैं, खाद में सब्सिडी दिया जाता है, बिजली में सब्सिडी दिया जाता है, तो सारी सब्सिडी दिया जाता है, सिंचाई में सब्सिडी दिया जाता है किसानों को, तो ताकि जो है वह किसानी अच्छे से कर सकें, उनका जो फार्मिंग है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, तो इसलिए जो है वह सब्सिडी दिया जाता है। तो अभी जो है राइस में जो लिमिट है वो 10% ज़्यादा है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो कि पीस क्लॉज क्या है और ये पूरा न्यूज क्या था। सीडोम एयर डिफेंस सिस्टम जो है वह कौन से कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, डेवलप किया गया है, तो ये इजराइल के द्वारा जो है वह सीडोम एयर डिफेंस सिस्टम अभी डेवलप किया गया है। तो ये इसका पर्पस क्या है, सीडोम एयर डिफेंस सिस्टम ये करेगा क्या, ये जो भी मिसाइल से जो रॉकेट से अटैक किया जा रहा है उसको जो है रोकने के लिए इसको सीडोम एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया गया है। ये समझिए कि आयरन डोम का आप लोगों को नाम सुना होगा, आयरन डोम का ये नवल वर्जन है, ये जो है वो नवल वर्जन है, ठीक है, नेवी वाला वर्जन है, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस है। तो आयरन डोम भी किसका है, ये भी इजराइल का है, और सी डोम भी किसका है, ये इजराइल के द्वारा बनाया गया है। अभी इजराइल न्यूज़ में है क्योंकि जो है वह ईरान ने इस पर अटैक किया है, तो इसलिए जो इजराइल से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइमन हैरिस अभी जो है वो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कहाँ के बने हैं यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, ये बने आयरलैंड के जो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर अभी कौन बने हैं, साइमन हैरिस। आयरलैंड जो यूरोप में कंट्री है, जस्ट ब्रिटेन के ऊपर। तो ये जो भी न्यूज़ में इलेक्शन वगैरह न्यूज़ में है तो वो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट इज थीम ऑफ वर्ल्ड होम्योपैथी डे, तो वर्ल्ड होम्योपैथिक डे का थीम क्या है, तो इस बार का थीम है होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली, ठीक है, ये इस बार का थीम है होम्योपैथी डे का।
होम्योपैथी डे मनाया कब जाता है? ये आपका मनाया जाता है 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को होम्योपैथी डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? होम्योपैथी के फाउंडर जो हैं, जिनका नाम था डॉक्टर सैमुअल आहनामान, ठीक है, ये जो थे होम्योपैथी के फाउंडर थे, उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में 10 अप्रैल जो उनका बर्थडे है, उन्हीं के दिन वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। पीटर हिग्स, अभी जो है उनके जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है, जिनको जो है वो नोबेल प्राइज भी मिला था, वह कौन सी रिसर्च से रिलेटेड है? तो ये जो है डिस्कवरी ऑफ गॉड पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ गॉड पार्टिकल्स। गॉड पार्टिकल्स क्या है? ये एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है, स्पेस में पाया जाता है, जिसमें मास होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। इसके बाद जो है वह स्पेस क्षेत्र में नए नए डिस्कवरी और रिसर्च में काफ़ी ये डिस्कवरी हेल्प किया, इसीलिए जो है वो नोबेल प्राइज इनको 2013 में दिया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इनका नाम याद रखें। इनको हिग्स पार्टिकल्स भी कहते हैं, गॉड पार्टिकल्स भी कहा जाता है, हिग्स बोसन पार्टिकल्स भी कहा जाता है। तो 3-4 तरह से ये इनका नाम है। मतलब इस जो गॉड पार्टिकल जिसकी इन्होंने डिस्कवरी की थी, ये जो है वह साइंटिफिक स्पेस की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग में एक बहुत बड़ा चेंज लाए। और ये कहाँ के थे? ब्रिटिश फिजिस्ट थे, ब्रिटेन के थे, और ब्रिटेन के थे ये। और इन्होंने जो है वह काफ़ी सालों तक एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एज ए प्रोफेसर काफ़ी काम किया। और 8 अप्रैल 2024 को इनकी डेथ हो गई है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये न्यूज़ में, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर रहे हैं ये। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट किसने रिलीज किया है? ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट ये है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये हर साल रिलीज किया जाता है। तो रिसेंटली जो इस रिपोर्ट में काफ़ी कुछ हाईलाइट किया गया है। क्या क्या हाईलाइट किया गया है? इंडिया में जो है वह सबसे हाईएस्ट 2.9 करोड़ हेपेटाइटिस बी के केसेस जो है वह हैं अभी, और 0.55 करोड़ केसेस जो है वह हेपेटाइटिस सी के हैं, जो कि जो है वर्ल्ड में हाईएस्ट है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, बहुत ही चिंताजनक भी है। WHO ने अभी एम किया है कि हेपेटाइटिस को 2030 से पहले 2030 तक जो है इसको पूरे दुनिया से ख़त्म करना है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है WHO का, और बहुत ही अच्छा और अप्रिशिएबल टारगेट है। और इंडिया में अगर डेटा देखा जाए इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो 50,000 न्यू हेपेटाइटिस बी केसेस तो सिर्फ जो है वह 2022 में आए हैं, और 1.4 लाख जो है वह हेपेटाइटिस सी के केसेस आए हैं यहाँ पे, और 1.23 लाख डेथ्स भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाया जाता है कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, चैलेंज है। तो उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प लेकर काफ़ी अच्छा सा स्टेप ले रही है। तो ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट जो भी इनिशिएटिव ले रही है, बहुत अच्छी बात है। Which country has overtaken India as a primary importer of Russian crude oil through sea route? तो अभी कौन सा कंट्री जो है वह इंडिया को पीछे छोड़ दिया है किस चीज़ में? रसिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में। तो वो है कंट्री, ऑब्वियसली कौन हो सकता है? चाइना है ये कंट्री, जिसने जो है इंडिया को पीछे छोड़ दिया है रसिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में। किससे? सी रूट से। तो ये आपका चाइना इज द आंसर। चाइना की राजधानी कहाँ पे है? चाइना की राजधानी है बीजिंग है, बीजिंग। और बीजिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। क्या क्या है? AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अक्सर एग्जाम्स में पूछता है। और यहीं पे चाइना में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है संघाई। संघाई में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। क्या है? NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट पोर्ट कहाँ पे है? वो पोर्ट है आपका संघाई में। वर्ल्ड का बिगेस्ट पोर्ट, सबसे बड़ा पोर्ट बंदरगाह की बात किया जाए कहाँ पे? ये संघाई में है। चाइना के अभी प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। और चाइना कौन से पार्टी की गवर्नमेंट है वहाँ पे? वहाँ पार्टी की गवर्नमेंट है आपका कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है। ऑब्वियसली डिक्टेटरशिप है, मान लीजिए आप। Which space organization has been directed to establish a time standard for the moon called coordinated lunar time? तो कौन सा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अभी नया टाइम स्टैंडर्ड मून के लिए बनाया है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेटेड लूनर टाइम। तो दोस्तों ये बनाया है नासा।
नासा जो है वह उसके द्वारा कोऑर्डिनेटेड लूनर टाइम जोन बनाया गया है। और नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? ये है यूएसए की। CNSA चाइना नेशन स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये चाइना का स्पेस एजेंसी है। जाक्सा तो मैंने बताया कहाँ का है, जापान का है, जापान का है। और इसरो तो जानते होंगे इंडिया का है। केनरा बैंक अभी जो है वह MOU साइन की है। किस चीज़ के लिए साइन की है? फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए स्टार्टअप्स को। तो स्टार्टअप को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए केनरा बैंक ने कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ टाई अप किया है, MOU साइन किया? तो है IIT बॉम्बे। किससे? IIT बॉम्बे से। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? चलिए, कि सो गए अभी तक पढ़ते पढ़ते? सोना नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए सोए तो तुरंत जाग जाइए। मांझी की तरह लड़िए, दशरथ मांझी की तरह, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। Who has been selected to be a part of Britain's research team डिमेंशिया? तो अभी जो है वह ब्रिटेन में एक रिसर्च टीम बनाई जा रही है जो रिसर्च करेगी डिमेंशिया पे। डिमेंशिया ब्रेन से रिलेटेड जो है वह बीमारी है, तो इसके लिए जो है, तो कौन है इंडिया की तरफ से रिसर्चर? चांद नागपाल जी जो है वह इस पे न्यूरोलॉजिस्ट हैं ये। तो ये उसमें इंडिया की तरफ से ये रिप्रेजेंट करेंगे जिनको चुना गया है। CDP सुरक्षा प्लेटफॉर्म, CDP सुरक्षा प्रोग्राम प्लेटफॉर्म जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू डिस्पर्स सब्सिडी टू हॉर्टिकल्चर फार्मर। टू डिस्पर्स सब्सिडी टू हॉर्टिकल्चर फार्मर, ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे हॉर्टिकल्चर को प्रमोट किया जाएगा। तो गवर्नमेंट इंडिया ने इसको CDP सुरक्षा को डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया है किनको? हॉर्टिकल्चर फार्मर्स के लिए। और इससे फ़ायदा क्या होगा? जो सब्सिडी है, डायरेक्ट सब्सिडी जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है इन लोगों को, जिससे इफ़िशियंसी काफ़ी बढ़ जाएगी। और ये जो है वह PM किसान योजना और ई-रूपी जो प्रोग्राम चल रहा है, वाउचर्स दिया जाता है सब्सिडी के रूप में। तो सारे चीज़ों को इस प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो इससे अल्टीमेट क्या होगा? अल्टीमेट होगा कि हमारा जो है वो हॉर्टिकल्चर फार्मर्स को बेनिफिट होगा और हॉर्टिकल्चर को प्रमोट किया जाएगा। सब्जी वगैरह, फ्रूट्स वगैरह का प्रोडक्शन जो है वह बढ़ाया जा सकता है इससे। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। अभी जो है वह QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो अभी जारी किया गया 2024 में, तो उसमें इंडिया का एक इंजीनियरिंग कॉलेज जिसका रैंक है 45th, ये टॉप पे है। 45th रैंक, वर्ल्ड में 45th रैंक पे है। वो कौन सा है? इंडिया से टॉप IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे जो है वह नंबर 1 कॉलेज बन गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसका वर्ल्ड रैंकिंग कितना है QS रैंकिंग में? 45th, 45वां रैंक है। बहुत ही पीछे है। अभी हम लोग टॉप 10 में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है और इंडिया का ये बहुत ही चिंता का विषय है एक तरह से। अभी जो है कौन सा बैंक बन गया है पहला प्राइवेट बैंक जिसने अभी लक्षद्वीप में अपना एक ब्रांच खोला है? ये HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक ने लक्षद्वीप में अपना एक ब्रांच खोला है। इससे पहले सिर्फ वहाँ पे गवर्नमेंट बैंक ही थे। लक्षद्वीप कहाँ पे? देखिए इंडिया का ये मैप है, तो इस तरफ ये जो है वह अरेबियन सी है, तो यहाँ पे जो है वह लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप एक आइलैंड है। ठीक है, लक्षद्वीप जो है यहाँ पे, लक्षद्वीप जो है यहाँ पे एक आइलैंड है। अभी न्यूज़ में भी था, लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव चल रहा था, प्राइम मिनिस्टर ने जब गए थे वहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। यहाँ पे जाने के लिए आपको सिर्फ एक ही जगह रास्ता है, कोची केरला में एक जगह है यहाँ पे कोची। सिर्फ अगर यहाँ पे किसी को जाना है तो सिर्फ कोची के रास्ते से ही आप जा सकते हैं। कोची के रास्ते से ही आप जा सकते हैं। यहाँ से आप फ्लाइट भी है और बोट से भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ मुंबई है तो मुंबई से भी जा सकते हैं, नहीं। ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन ये रखा गया है कि एक ही जगह से यहाँ पे एंट्री है। एशियन डेवलपमेंट बैंक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन इकोनॉमी का 2024-25 में ग्रोथ रेट क्या रह सकता है, क्या प्रोजेक्शन है? तो ये है आपका 7% ग्रोथ रेट का जो है वह प्रोजेक्शन किया गया है। किसके द्वारा? एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। ठीक है, ADB की बात आई है तो ADB की हम बात कर लें। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला। कहाँ की राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में जो है वह एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है।
कब इसकी स्थापना की गई थी? 1966 की, 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। इंडिया भी मेंबर्स है इसका, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है भैया, ऐसा नहीं कि कुछ भी आलतू फालतू बता रहा हूँ कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं इसलिए पूरा डाइवर्स कवरेज करना चाहता हूँ, ठीक है। और सो गए तो उठ जाएगा तुरंत, सोइएगा मत, उठ जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए आपको समझ में आएगा तब जब आप कोई भी एग्जाम देकर आ रहे होंगे, जब क्वेश्चन यहीं से आपको दिखेगा। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी न्यूज़ में था, कौन सा स्टेट में ये लोकेटेड है? तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है केरला में लोकेटेड है, केरला में, ठीक है। क्यों न्यूज़ में था? वहाँ पे फॉरेस्ट फायर, आग लग गया था, आग लग गया था। फॉरेस्ट फायर एक बहुत बड़ा चैलेंज होते जा रहा है, जिसके कारण जो है फॉरेस्ट का काफ़ी नुकसान होता है। तो ये फॉरेस्ट फायर की वजह से ये न्यूज़ में था। वायनाड के हमारे अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के एक तरह से चेयरमैन है बैक से, हालांकि अध्यक्ष तो खड़गे जी हैं, बट जानते ही हैं आप सुपर पावर किसके हाथ में होता है। चलिए, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मॉन्क टू बी ऑनर्ड विद अमेरिकन प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड। तो अभी जो इंडिया के पहले मॉन्क साधु बन गए हैं जिनको अमेरिकन प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड से नवाजा गया है, तो ये हैं आचार्य लोकेश मुनि। कौन है? आचार्य लोकेश मुनि। ये जो है वह जैन साधु हैं जिनको अच्छे काम के लिए, वेलफेयर काम के लिए इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यही है, देखिए, ये हैं लोकेश मुनि, इन्हीं को जो है वह सम्मानित किया गया। अक्सर आपने टीवी वगैरह पे, यूट्यूब पे जरूर इनको देखा होगा, सुना होगा। इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है। जैसे ये काम करें, आप लोग भी अच्छा काम करते रहिए दोस्तों। और आज का जो लास्ट 1 वीक का मैंने करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से करा दिया गया है, और इसको जो है एक बार नहीं 2 बार देखें, बढ़ा के तेज फास्ट से भी आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैं बताऊँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सुन लीजिए, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ये जो भी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको जो एग्जाम्स में आपका मार्क्स बढ़ सके। फालतू टाइम वेस्ट मत करें कि इधर से पढ़ लें उधर से पढ़ लें, बिल्कुल नहीं। इस वीडियो को आप तेज फास्ट भी कर देख सकते हैं, लेकिन इसको देखिए जरूर। और चलिए हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।